नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में शुरुआत किस किस विद्वानों ने की। तो सर्वप्रथम हमने बात की थी फ्रेंच विद्वान हुए जिनका नाम था गारसा दी तासी। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था इस्तेबार दी ला लिटरेतुआर और एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा में ही थी। ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ पहले पार्ट का वो हुआ 1839 में, दूसरे पार्ट का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1847 में। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम को बढ़ाते हुए जो दूसरे विद्वान हुए जो हमारे किसके हुए, हिंदी के, उनका नाम था शिव सिंह सेंगर। ठीक है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में इनकी जो पुस्तक या इतिहास हिंदी साहित्य का वो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसी श्रृंखला में तीसरे के में विद्वान आए जो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द मॉडर्न वर्नेकुलर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये प्रकाशित हुई आपकी 1888 में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, ये तो रहा ये जो वैज्ञानिक दृष्टि से उस समय ये लिखा गया, लेकिन कालक्रमबद्ध तरीके से जो इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत हुई वो मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। मिस्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास प्रकाशित हुआ 1913 में। ठीक है, उसमें क्या था, कालक्रम के अनुसार था। मिस्र बंधुओं ने बताया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस तरीके से था, वो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, जिसमें शुरुआत होती है आरंभिक काल से। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक काल से। ठीक है, उसके बाद अलंकृत काल। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन काल, उसके बाद वर्तमान काल। ये इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है वो 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उनका डॉक्टर ग्रियर्सन का इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ के बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो आरंभिक काल माना इन्होंने, उसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक का था। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आते हैं माध्यमिक काल। जो इन्होंने बताया माध्यमिक काल का जो समय है वो 1445 से 1680 तक का बताया। ठीक है, उसके बाद उसी क्रम में आते हैं हम अलंकृत काल। उन्होंने बताया अलंकृत काल का जो समय पीरियड बताया वो 1681 से 1889 तक का बताया। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का जो उन्होंने समय बताया वो 1890 से 1925 तक का बताया। उसके बाद वर्तमान काल जो कि 1925 से अब तक का है। ठीक है, इसके बाद बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। ठीक है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास दिया। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास दिया उसका नाम था हिंदी शब्द सागर के नाम से वो प्रकाशित किया गया। ठीक है, वो किया गया 1929 में। ठीक है, इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने जो बताया, जो आरंभिक काल उन्होंने बताया था उसको इन्होंने बताया वीरगाथा काल। इनका जो क्रम था कालों का वो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक है, और अगर हम इनके कालक्रम के जो डेटों की बात करें तो वीरगाथा काल का जो इन्होंने समय बताया वो बताया 993 से 1318 ईस्वी तक का। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल का जो इन्होंने समय बताया वो 1318 से 1643 तक का बताया। उसके बाद जो रीतिकाल का समय बताया वो रीतिकाल का समय था 1643 से 1843 तक का। ठीक है, उसके बाद आते हैं गद्यकाल। जो गद्यकाल इन्होंने बताया 1843 से अब तक का समय बताया। अच्छा, एक कारण ये भी था कि इन्होंने जो मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद में जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल बताया वो आरंभिक काल बताया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल था वो वीरगाथा काल बताया। क्या कारण था, उन्होंने वीरगाथा काल इसलिए इसको बोला था आरंभिक काल को, क्योंकि जब उन्होंने इतिहास की खोज करना स्टार्ट किया
तो उन्हें खोज करते करते क्या मिला, उन्हें मिला रासो, जो वीर रस में लिखे हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो इनको 12 ग्रंथ मिले रासो के, उन ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इसका नाम क्या रखा, वीर गाथा काल। उसमें मैंने आपको बताया था क्रम में कि सबसे पहला जो विजयपाल रासो, ठीक है, नल सिंह द्वारा कृत है। उसके बाद हमीर रासो, ये किसके द्वारा कृत है, सागिरधर के द्वारा ये कृत है। उसके बाद खुमान रासो, खुमान है दलपति विजय द्वारा ये कृत है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम तो बीसल देव रासो, ठीक है, ये नरपति नाले के द्वारा कृत है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो आपने सुना ही, चंद्रवरदाई द्वारा कृत है। उसके बाद जयचंद्र प्रकाश, ये आप भट्ट केदार कृत द्वारा लिखित है। उसके बाद देखें तो उसके बाद आपका आ जाता है जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है, ये आपका मधुकर कवि द्वारा कृत है। इसका में आपका परमाल रासो, ये जगनिक कवि द्वारा कृत है। उसके बाद खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो द्वारा कृत हैं। ठीक है, उसके बाद कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, विद्यापति पदावली, ये सब किसके द्वारा रचित हैं, विद्यापति द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा अगर आप हिंदी का कहीं भी पेपर आता होगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद ये इन्होंने बताया कि इन्होंने आरंभिक काल को जो मिस्र बंधुओं ने दिया था आरंभिक काल, उसको इन्होंने वीरगाथा काल क्यों बताया, क्योंकि इसी वजह से इन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रखा। उनके बाद एक कवि हुए जिनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इसका कालक्रम बताया गया हिंदी साहित्य का, उन्होंने इसको नहीं माना। उनके पीछे, इसके पीछे कारण था, उन्होंने बताया कि अगर आप भक्ति काल में जैन साहित्य को छोड़ दें तो भक्ति काल आपका पूर्ण रूप से उसका स्वरूप नहीं बन पाएगा। जैन साहित्य में अगर देखें तो आप सबसे पहले कवि जिनको शंभु कहा जाता है, इन्होंने लिखी थी पयुम चरियु, जिसको रामायण भी कहा जाता है। रिठ चरियु वगैरह भी कई सारी इन्होंने लिखी, ठीक है, कविताएं या रचनाएं, इन्होंने कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। उसके बाद दूसरे कवि हुए पुष्यदंत, ठीक है, जिन्होंने महापुराण लिखी। अगर आप इन्हीं को भक्ति काल में नहीं गिनेंगे तो भक्ति काल आपका जो रूप है, स्वरूप है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने भी अपना कालक्रम बताया। इन्होंने बताया कि आरंभिक काल, फिर पूर्व मध्यविक काल, फिर उसके बाद उत्तर मध्यविक काल और फिर आधुनिक काल। ठीक है, अब बहुत से कवियों ने, इतिहासकारों ने आदिकाल के अनेक नाम दिए। ठीक है, अगर आपने राहुल सांकेतियान का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने 84 सिद्धों के बारे में बात की थी, जो कि मैं अपभ्रंश साहित्य की क्लास में बता चुका हूँ। अपभ्रंश साहित्य के बारे में आप हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो ये आरंभिक काल है इसको सिद्ध समांत काल भी कहा जा सकता है। उसका कारण क्या था, उन्होंने बताया कि सिद्ध आचार्यों द्वारा धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन और धार्मिक रचनाओं को आप इससे कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको उन्होंने सिद्ध सीमांत काल भी बताया था। तो ये मैंने आपको नाथ समुदाय के बारे में भी, अपभ्रंश साहित्य के बारे में बताया कि 2 समुदायों में बटे हुए थे, एक सिद्ध समुदाय, सिद्ध मत, और एक नाथ मत में। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि इसको चारण काल और संधि काल भी कहा जा सकता है। उसके पीछे भी उनका तथ्य था, उन्होंने बोला कि संधि काल इसलिए इसको बोला जा सकता है क्योंकि 2 भाषाओं के बीच में संधि थी, क्योंकि एक भाषा पूर्ण रूप से नहीं थी, उसमें जैसे अपभ्रंश और अवहट या हिंदी की झलकें दिखाई देती थीं, तो इसलिए उन्होंने इसको संधि काल कहा है। और चारण काल क्यों कहा है, चारण काल इसलिए कहा है कि चारण जातियों के जो कवि थे, जिन राजाओं ने उनको आश्रय दिया था, वो अपने राजा की वीरता, शौर्य और सहजता पर रचनाएं रचा करते थे, तो इसलिए उन्होंने इसको चारण काल भी कहा है। ठीक है, ये जितने भी रास मैंने आपको बताए थे, ये किस में, टिंगल भाषा में, यानी राजस्थानी टिंगल में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये रासो
रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो ज़्यादातर जितने भी रासो हैं ये सब टिंगल भाषा। राजस्थान में जो छोटे छोटे साम्राज्यों के राजा हुआ करते थे उनकी वीरता और शौर्य और साहसता के उसमें वर्णन किया गया है रासों में। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि सबसे पुराना जो रासो माना जाता है वो खुमान रासो माना जाता है। ठीक है, ये हम आगे चलेंगे जब बात करेंगे। ठीक है, तो हम जो है ये क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या, आज थोड़ा सा ओवरव्यू होगा जो हमने कल पढ़ा था और जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताया। उसके बाद जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना कार्यक्रम बताया हिंदी साहित्य का, उसके बाद जो हम पढ़ते हैं अब या जो सर्वमान्य है वो है डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का कालक्रम। सबसे पहला आदिकाल, भक्ति काल, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया रीति काल, फिर उसके बाद बताया उन्होंने आधुनिक काल। ठीक है, आरंभिक काल का जो उन्होंने समय बताया वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक का बताया। उसके बाद जो भक्ति काल बताया गया, भक्ति काल 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक का 17वीं शताब्दी के मध्य तक का बताया गया। ठीक है, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से लेके 19वीं शताब्दी के मध्य तक का उन्होंने रीतिकाल बताया। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक का समय क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी उन्होंने बांटा था जिसमें पुनर्जागरण काल, ठीक है, जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका बांटा था द्विवेदी काल, ठीक है, उसके बाद छायावादी काल, उसके बाद प्रयोग प्रगतिवादी काल, उसके बाद नवलेखन काल, जिसमें अगर टाइम पीरियड की बात करें तो अगर पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1857 से 1900 तक का है। उसके बाद द्विवेदी काल जिसको 1900 से 1918 तक ईस्वी तक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है इसमें पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल, ठीक है। इसका समय बताया है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी काल, इसका समय बताया 1900 से 1918 ईस्वी तक का, ठीक है। उसके बाद छायावाद काल या छायावादी काल, जो भी आपको हो, ये 1918 से 1938 तक का, ठीक है। उसके बाद प्रयोग प्रगतिवादी काल 1938 से 1953 तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नवलेखन काल, इसका समय बताया 1953 से अब तक का, ठीक है। तो जब हम शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे? हाँ, डॉक्टर नागेंद्र का लिख देता हूँ पूरा वर्गीकरण हिंदी साहित्य का। आधुनिक काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल, ठीक है। मैंने सॉरी, इसको कहेंगे आदिकाल। ठीक है, हम जो शुरुआत करेंगे किससे करेंगे? आदिकाल से, ठीक है। इसका जो डॉक्टर नागेंद्र का वर्गीकरण ही या हिंदी साहित्य के जो कालक्रम है डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, वही सर्वमान्य है।
जिसको हम बांटा है आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में। आधुनिक काल को भी उन्होंने बांटा है पुनर्जागरण काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, ठीक है, प्रयोग प्रगतिवादी काल, नवलेखन काल, ठीक है। इसमें शुरुआत करेंगे हम आदिकाल से, जिसमें हम बात करेंगे अपभ्रंश साहित्य की, जिसमें सिद्धों के बारे में बात करेंगे, जैनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, नाथों के बारे में, ठीक है। जिसमें 84 सिद्ध हुए, जो बहुत बड़े प्रमुख हुए 84 सिद्ध, उसमें से कुछ जो ज़्यादा ही क्या कि मैं विख्यात या प्रसिद्ध हुए उनके बारे में बात करेंगे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी जो अक्सर कर एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैन साहित्य में बात करेंगे किस किसने महापुराण लिखा, किसने क्या कि मैं पयुमचर्यु, जिसको रामायण भी कहा जाता है, वो लिखा, ठीक है। जो पयुमचर्यु रामायण है ना, जैन साहित्य का जो शंभु द्वारा लिखित है, वही आगे चल के रामचरितमानस में उसका स्वरूप दिखेगा जो आचार्य तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरलिंक करनी चाहिए हमको, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई ये फारसी या फ्रेंच या कोई अदर लैंग्वेज है नहीं। अगर आप हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं तो आपको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि क्रम में पढ़ने की। अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे कहना है, अगर आपने 10-12 वीडियो पहले आ चुकी हैं, अगर आप क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से हिंदी को पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाके आप क्रम वाइज क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा मोटिव ये था कि थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग पे बात कर लें कि हम किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी भी क्या कि मैं सब्जेक्ट को या भाषा को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें उसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर डॉक्टर ग्रियर्सन, गारसादी तासी, ठीक है, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनका थोड़ा सा इतिहास से थोड़ा सा कुछ कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि जो है आपके मैंने बताया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कौन सी बुक, जो हिंदी साहित्य की बुक लिखी गई इतिहास की, ठीक है, गारसादी तासी द्वारा कौन सी लिखी गई, थोड़ा सा हम ये सुन भी लेंगे ना तो काम चल जाएगा, हम वहाँ टिक कर देंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता होगी कि जो गारसादी तासी थे विद्वान, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रेंच से बिलोंग करते थे, अगर वहाँ नाम लिखा होगा ना बुक का तो थोड़ा बहुत फ्रेंच आपको देखेंगे तो मिलती जुलती है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यही होगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें भारोपीय परिवार की जो भाषा है हमारी हिंदी, इसलिए भारोपीय परिवार से, क्योंकि कुछ चीज़ें लैटिन से, ग्रीक से, ठीक है, जर्मन से चीज़ें हमारे यहाँ की मिलती हैं, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ पहले भाषा परिवार के बारे में, ठीक है। कौन कौन से भाषा परिवार हमारे यहाँ चलते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ठीक है, और ऑस्ट्रिक और आपका चीनी तिब्बती, ठीक है, और अंडमानी। ये थोड़ा सा आप देखेंगे पीछे जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, हम भाषा परिवार के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है।